उम्मीद है कि सभी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो भी साथी रह रहे हैं जल्दी जुड़ जाएँ। क्लास स्टार्ट होने वाली है, ऑलरेडी 10 मिनट हो चुकी हैं। तकरीबन आपका नेक्स्ट ज्वाइन के चैनल में। तो जैसा कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि हमारी सीआरटी इंटर सीरीज एसएसटी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे अतीत और पास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम आज। हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है हमारी, तो सभी साथी से अनुरोध है जल्दी से जुड़ जाएं और इस सीरीज में बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। ये यूनिट हमारी शुरू हो रही है। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ है कि रशीदा का सवाल। रशीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाहें एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। तो आप इस लाइन से ये समझ सकते हैं कि रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। इसका सीधा सीधा तात्पर्य इस चीज से इसमें डिफाइन किया गया है कि 100 साल पहले को कोई कैसे जान सकता है कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। उस समय मानव जीवन था या नहीं था, उस समय कैसी घटनाएं हुई थी और उस समय के लोगों का जीवन काल कैसा था, लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, उस समय में मानव का उद्भव हुआ था या। तो इसी से रिलेटेड इसमें इन्होंने जो सवाल डाला है रशीदा का सवाल। रशीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी। तो रशीदा ने जब अखबार पढ़ा तो उसकी निगाह सुर्खी पर पड़ी 2 साल पहले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय 1 का निर्माण किया गया, जिसे कहा गया प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें हम देखेंगे कि आगे हमें क्या देखने को मिलता है, कैसे पता लगा। अध्याय 1 क्या, कब और कैसे का पहला अध्याय, जिसमें हमारा फर्स्ट हेडिंग है कैसे पता लगा। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम आम जिंदगी में नॉर्मल अपनी जैसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हम जीके पढ़ते हैं, हम बाय यूट्यूब पढ़ सकते हैं, बाय न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। हम जो भी हमारे घर डेली न्यूज़पेपर आता है उसके द्वारा हम सोर्स सोर्स से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो इसमें आगे दिया गया है, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। मतलब इसमें कहा गया है कि आप पिछले साल क्या हुआ था उसके लिए के बारे में जानने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो उस समय की स्मृति हो, मतलब उस समय के दौरान वह मौजूद रहा। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता। अब सवाल ये होता है कि बहुत पहले उस समय में क्या हुआ था, इसका जानने का स्रोत क्या हो सकता है, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं।
अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। अब आखेटक मतलब जो शिकार करते थे, तो अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और अपने खाने के लिए पशुओं का शिकार करते थे। फिर आगे इसमें दिया गया पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों तथा शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल होती है। मतलब अतीत के बारे में हमें इन सब के बारे में जानकारी होती है। यह यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो अतीत के बारे में जानने के लिए हम इन चीजों के द्वारा जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, मानचित्र फर्स्ट में नर्मदा नदी का पता लगा। जैसा कि इसमें मानचित्र फर्स्ट में दिया हुआ है, नर्मदा नदी का पता लगा। अभी मैं आपको नर्मदा नदी का मानचित्र दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसमें कहा गया है कि नर्मदा नदी का पता लगा। अब इसमें आप ये देख सकते हैं जो ब्लू लाइन से हाईलाइट किया हुआ है, ये सारी नदियां हैं हमारी। अब इसमें ऊपर बोला गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमें नर्मदा के अलावा कई सारी नदियों का स्थान दिखाई पड़ता है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कावेरी नदी है साउथ में हिंद महासागर की तरफ, और ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं पेन्नार नदी है, और साथ ही तुंगभद्रा है, कृष्णा नदी है, उसके ऊपर ही गोदावरी नदी भी दे रखी है आपको। और ये बीच में हम देखते हैं विंध्या पहाड़ी के जस्ट नीचे ये हमारी नर्मदा नदी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं नर्मदा नदी। मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये हमारी विंध्या पहाड़ी के नीचे नर्मदा नदी, इसी के ऊपर ही सोन नदी, इसके साइड में आपको सतपुड़ा ताप्ती नदी दिखाई देती है, और ये आपकी गंगा नदी, ये आपका हिमालय, ये यमुना नदी, ये चंबल, ये ब्रह्मपुत्र नदी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा नदी, महानदी। तो इसी प्रकार से आपको इसके अंदर सारी नदियों का उद्भव तथा इनकी लोकेशन मानचित्र के माध्यम से दिखाई गई है। तो चलिए आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते, मतलब नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग रहा करते थे। प्रारंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। मतलब वह अपने भोजन के लिए जो जड़ें होती थी, फल फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार करते थे, आखेट मतलब शिकार करते। तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और केतुर पहाड़ियों को पता लगा। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और केतर पहाड़ियों के क्षेत्र में जहां लगभग 8,000 वर्ष पहले पुरुष तथा महिलाओं ने गेहूं तथा ऐसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू करा, जो ये लोग गांव में रहा करते थे। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वो तो स्थान थे विंध्य के उत्तर में। यहाँ पर सबसे पहले चावल उगाया गया वह स्थान था विंध्य के उत्तर में स्थित। मानचित्र पर सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें, अंदर आकर मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। मतलब 4700, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। मतलब
कुछ नगर वहां पे बसे। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी जो थी उनके किनारे जो भी समुद्र तट इलाकों में नगरों का जो विकास हुआ उनका गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब मानचित्र के माध्यम से हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि गंगा तथा आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान जो बिहार में है, जो आज वर्तमान बिहार के अंदर है। आप सभी जानते होंगे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो मैप तो ऑब्वियसली बात है वो देखता ही होगा। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। मतलब देश के अन्य बिहार के अलावा भी देश के कई ऐसे राज्य थे जहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। मतलब लोगों ने उपमहाद्वीप के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक भी यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ी और रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी भी हुई। मतलब उनकी यात्रा में बाधाएं भी उत्पन्न हुई, फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। मतलब उन्होंने उस चीज को कभी भी मान लीजिए गिव अप नहीं करा। उन्होंने यात्रा उनके लिए उन्हें पता था उनके लिए यात्रा बहुत कठिन है, मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ते गए। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो इसमें जो बताया गया है उसमें ये कहा गया है कि लोग काम की तलाश में कभी तो जैसे प्राकृतिक आपदा है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई या बाढ़ ग्रस्त इलाकों की वजह से लोग विस्थापन कर जाते थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काम के लिए जाते थे। और कभी कभी तो सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल कर लेती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। और इसमें बताया गया कि धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। मतलब धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा देते थे और सलाह देते थे जो एक गांव से लेकर दूसरे गांव तथा अन्य कस्बों तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। कुछ लोग इसमें ऐसे भी थे जो मतलब अपनी मन से, अपने अनुभव के लिए और अपने मस्तिष्क से कार्य लेते हुए मतलब रोचक स्थानों की खोज में अपनी चाह उत्सुकता के लिए जाया करते थे, यात्रा करते थे। वह इससे उन्हें दूसरों के आचार विचार जानने का अवसर मिलता था तथा एक दूसरे के विचारों को जाना करते थे। अगली यूनिट है हमारी, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। मैं भी एक बार आपको कहा कि एक बार फिर मानचित्र एक को देखें। जैसे कि हमने आपको दिखाया उसमें पहाड़ी पर्वत और समुद्र तक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, जिन्होंने चाहा वो इस चीज को कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार उपमहाद्वीप के बाहर से भी लोगों के इस आवागम ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में यहाँ पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं। कई सौ वर्षों से जो सांस्कृतिक परंपराएं चली आ रही है वही आज भी उन चीजों को, कई सौ वर्ष से लोग पत्थरों को तराशने, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने वर्षों पहले से लोग पत्थरों को तराशना शुरू किया, संगीत रचे, तब भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। अब आ जाते हैं हमारे देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। मतलब हम अपने देश जिसे हम भारत कहते हैं इसका इंडिया नाम प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस शब्द जो है वो इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है।
अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अभी आपको आगे एटलस भी दिखाएंगे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, जो उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानी थे, उन्होंने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस को इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। मतलब ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि प्रदेश थे उन्हें इंडिया के की उपाधि दी, इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। भारत, इंडिया का पहले नाम भारत हुआ करता था, जिसे उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह के लिए उपयोग करते थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृति के आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है, जो लगभग 3500 वर्ष पुराना है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब आगे चलते हैं, अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से नए तरीका अतीत में लिख गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तक हाथ से लिखी होती थी तथा इनके लिखे होने के कारण, हाथ से लिखे होने के कारण इन्हें पांडुलिपि भी कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द लैटिन शब्द होता था जिसे मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। मेन्यू जिसका अर्थ है हाथ से निकला। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। जैसे कि इसमें बताया गया कि ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, भुज पेड़ की छाल से बनी। ऐसे ही एक पांडुलिपि को आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, जैसा इसमें ये नीचे बनाया गया है। ये ताड़ के पत्थरों पर लिखी जाती थी और ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये देख सकते हैं आप, ये ताड़ के पत्थरों पर पांडुलिपि बनी हुई है। तो आगे चलते हैं। बिहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं पे व्यवहार और राजाओं के जीवन, अवधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा होती है। इन पांडुलिपि के अंदर जो मुख्य आकर्षण रहा है वो राजाओं के धार्मिक मान्यताओं, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कविता, नाटक भी इसमें सम्मिलित हैं। इसमें कई संस्कृत लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग हम लोग करते थे उस समय में। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें। शासक और अन्य लोग अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देखें, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय को लेकर जो रखते थे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया। यह जो अभिलेख आप देख रहे हैं, अशोक नाम के शासक ने आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में अध्याय 7 में हम पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम और विस्तृत रूप में हम अध्याय 7 में जानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के ये क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? मतलब ये इसमें हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि आप बता सकते हैं कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे, इसे बनाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं तीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहा जाता था। पुरातत्वविद कहा जाता था।
जो भी अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करता था उसे पुरातत्वविद कहा जाता था। पुरातत्वविद 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 पत्थरों और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, का अध्ययन करते थे। जैसा कि आप ये बाएं में देख सकते हैं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता। दाएं में आप देख सकते हैं कि पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व किया जाता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में सिक्के कैसे भिन्न है। हथियारों, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर पर की, मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते थे। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। चलिए आगे चलते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ा के अवशेष मिलते होंगे? तो चलिए जानते हैं कि बहुधा कपड़ा के अवशेष से क्या ये कहना चाह रहे हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार जो है वो अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए स्रोत शब्द का इसमें प्रयोग कर रहे हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते रहते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ हिस्ट्री करते हैं। के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे ही हमें किसी चीज का स्रोत मिलता है तो उसके बारे में हमें जानकारी लेना और भी हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे जैसे हमें स्रोत मिलते जाते हैं हमारी नॉलेज और भी बढ़ती चली जाती है तथा हम एक नए ज्ञान का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। मतलब इसमें आपको ये समझाया गया है कि जो इतिहासकार तथा पुरातत्वविद होते हैं वो उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने के लिए उसका उपयोग करते हैं, जिससे हम किसी भी जानकारी को एक संक्षिप्त वे में एक ही जगह पर देख सके। चलिए अब आगे चलते हैं। अतीत एक या अनेक। इसमें कहा गया कि अतीत एक या अनेक। इसमें बोला गया कि क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारा अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। के विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। प्राचीन समय में शासक जो होते थे वो अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयां के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में कुछ बहुत कुछ जानना शेष है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जो आम नागरिक होते हैं वो अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं रख पाते। जो पुरातत्वविद होते हैं ये हमें प्राचीन समय में हुई घटनाओं के आधार पर हमें साक्ष्य प्रदान करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि प्राचीन समय में
क्या घटनाएं घटित हुई उस समय में, किस प्रकार का जीवन यापन होता था, लोग बाग अपना जीवन यापन करने के लिए किन संसाधनों का उपयोग करते थे। तो चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, तिथियों का मतलब। इसमें अगला टॉपिक हमें बताया गया है तिथि का मतलब। अब इसमें पढ़ते हैं आगे। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद तुम उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो आप इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि जो 2000 या इस तरह के कोई और वर्ष को बताएगी, वर्ष की जो गणना है वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से करी जाती है। इसमें कहा गया है कि अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, जो ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष का जो वर्ष के बाद में जो समय है उसे ईसा पूर्व कहते हैं। सॉरी, जो 2000 वर्ष का बाद का समय है, 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है, और 2000 वर्ष के बाद के जो जन्म को है उसे ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। तो हम बढ़ते हैं आगे, इतिहास और तिथियां, जिसमें हमें संक्षिप्त में बताया गया है कि समय काल का जो गणना है वो किस प्रकार हुई। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व से होता है। और कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखी वो देखते हो, एनो डोमिनी। इस एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। यह लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। और एनो डोमिनी लैटिन शब्द से बना हुआ है और इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए किया जाता है तथा बीसीई का यूज बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। तिथियों का इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ में हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले से है। इसी के साथ ही हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है और हम कल अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ ही हमारी इंट्रो सीरीज की आज फर्स्ट क्लास थी। मेरे बोलने में थोड़ा हेजिटेशन हो सकता है क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है, तो सभी साथियों से मैं माफी मांगना चाहूँगा। अगर बीच में मेरे से कोई गलती हुई है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं अपने अंदर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। एक बार मैं खुद इस वीडियो को दोबारा से एक बार देखूंगा और कहाँ पे मैं अटका, कहाँ मैं हेजिटेट करा, कहाँ पे मैंने क्या गलती करी है, उसके माध्यम से मैं आगे और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, एक साथ तो कुछ नहीं होता। तो धीरे धीरे हम इसी तरह अपनी रीडिंग के साथ साथ हम धीरे धीरे वो इसमें एमसीक्यू भी इंट्रोड्यूस करेंगे। जल्दी ही आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू की भी क्लास मिला करेगी। अभी हमारे पास 3 महीने हैं, 3 महीने के अंदर हम अपनी 6th 7th और 8th तीनों क्लास की एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों हम बिल्कुल आराम से समाप्त करेंगे। इसके अंदर हम थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही अपने साथ लेकर चलेंगे। फिलहाल में अभी हम हिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं, नेटो सीरीज हमारे सीरीज का नाम है। तो जो भी हमारे नए साथी इस चैनल के माध्यम से
जुड़े हैं और जो वीडियो के माध्यम से आगे जुड़ेंगे, तो सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और इस चैनल पे आपको मेनली जो फोकस रहेगा वो आपको लाइव क्लासेस ही दी जाएंगी, क्योंकि वीडियो क्लासेस दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास में मैं आप लोगों के कमेंट भी साथ के साथ रिप्लाई करूंगा, ये कोशिश होगी। तो सभी साथियों से मैं अभी फिलहाल आज्ञा चाहता हूँ और लाइव स्ट्रीम को भी फिलहाल यहीं पर एंड करेंगे। कल हमारी दूसरी क्लास होगी जिसमें हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो सभी साथी जुड़ना ना भूलें। कल की लाइव स्ट्रीम के लिए आप सुबह ही मॉर्निंग में उसकी रिमाइंडर आ जाएगा, आप उसे नोटिफाइड कर लीजिए और इसके हिसाब से आप रोज शाम को 8 बजे हमारी क्लास हुआ करेगी। हिस्ट्री सीरीज चल रही है, हिस्ट्री की मिट्टो सीरीज एसटी सीटेड जुलाई 2024 के लिए। जो बच्चे एसटी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। ये हम जो भी बच्चे अब इसमें लेट जुड़े हैं वो इसको एक बार दोबारा से रिप्ले करके देख लें। हमारा इस ट्री का चैप्टर नंबर 1 कब क्यों और कैसे, ये आज हमने चैप्टर खत्म कर लिया है और हम कल इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी साथी जो भी नए हैं इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें। आपको रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप अगर रोजाना रीडिंग करिए, उससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है। और अगर आप रीडिंग हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप लाइव आइए और हमारे साथ रीडिंग करिए। बने रहिए हमारे साथ, धीरे धीरे हम अपने को इम्प्रूव करेंगे, आपके साथ बहुत एंजॉय भी करेंगे आने वाले टाइम में। तो सभी साथी हमारे साथ बने रहे। तो इस लाइव स्ट्रीम को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। बने रहें इसी तरह अपना